हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इकोनॉमिक्स के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग, यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के। ठीक है, तो एक बार सभी लोग बताइए मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे आज बैंकों के बारे में। ठीक है, आज जितने भी प्रकार के बैंक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्या है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उन तमाम बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, बैंकों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ेंगे। वो सारा क्या है टॉपिक क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए फटाफट क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बैंकों के बारे में। ठीक है, बात करते हैं बैंकों के बारे में। तो आज हम लोग पूरी तरीके से क्या है भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैंक क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंक क्या होता है। ठीक है, तो बैंक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जहां पर क्या है मनुष्य जो है यानी हम लोग जो है अपने पैसों को क्या करते हैं, जमा कराते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम बैंकों से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। इसके अलावा बैंक हमें क्या करता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है धन भेजने की सुविधा भी क्या करता है, प्रदान करता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं क्या होता है बैंक। तो मैंने बताया कि बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्था है जो मुख्य रूप से क्या करती है, जनता से धन जमा करती है और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण देती है। यानी हम अपने पैसे को क्या करते हैं, बैंकों में जमा करा सकते हैं, जिस पर क्या है बैंक हमें ब्याज देता है और आवश्यकता पड़ने पर हम बैंक से क्या कर सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं लोन के रूप में, जिस पर हम क्या करेंगे, बैंक को ब्याज देंगे। ठीक है, यही क्या है बेसिकली बैंक का काम है। तो बैंक का मुख्यतः व्यवसाय क्या है, पैसों का लेन देन करना। ठीक है, पैसों का क्या करना, लेन देन करना। तो सरल शब्दों में बैंक क्या करता है, पैसों का लेन देन करता है। ये ना तो कोई वस्तु बेचता है ना तो सेवा देता है, सेवा तो देता है लेकिन पैसों के लेन देन की आपको क्या करता है, सेवा देने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ कार्य और इसकी विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जमाएं स्वीकार करता है, ये जनता से क्या करता है, जमाएं स्वीकार करता है। हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी कुछ बचतों को क्या करता है, बैंक में जमा करता है ताकि उसे क्या हो, बैंक से ब्याज मिल सके और उन बचतों को पूंजी के निर्माण या पूंजी में बदल सके। तो वही लिखा हुआ कि लोग अपनी बचत या अतिरिक्त धन को बैंक में सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं, बैंक इस पर ब्याज देता है। ठीक है, जमा करते समय क्या होता है, बैंक आपको विभिन्न प्रकार के क्या करता है, खाते खोलने की सुविधा देता है। सबसे पहले अगर हम खाते की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है बचत खाता। ठीक है, बचत खाता किसके लिए होता है, बचत खाता उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी आय बहुत कम होती है। ठीक है, या ये गृहिणी लोगों के लिए होती है, स्टूडेंट लोगों के लिए होता है। ठीक है, इस खाते पर क्या करता है, बैंक आपको ब्याज देता है। ठीक है, आज वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्या है, बचत खाता खोला जाता है। ठीक है, बचत खाते के बाद आता है चालू खाता। ठीक है, चालू खाता जिसको हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं, इस पर बैंक क्या करती है, ब्याज नहीं देती। ये मुख्यतः व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, ये व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता, स्थायी जमा खाता इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए हम क्या करते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं और जैसे ही वो निश्चित अवधि पूरी होती है तब हम क्या करते हैं, ब्याज सहित पैसे निकाल सकते हैं। इस पर सबसे ज्यादा क्या है, बैंक ब्याज देती है, इस पर सबसे ज्यादा बैंक ब्याज देती है। ठीक है, एक होता है आपका आवर्ती जमा खाता जिसको हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जमा खाता इसमें क्या होता है, जो हम पैसे होते हैं वो किस्तों के रूप में जमा करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हम लोगों ने 1,000 रुपए हर महीने जमा करना है। ठीक है, तो हर महीने आपको क्या है, इस खाते के अंदर 1,000 रुपए मिनिमम क्या होगा, जमा करना होगा। इस पर भी क्या है, आपको बैंक ब्याज देती है। बस चालू खाते पर क्या है, ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो बैंक इन सभी खातों के माध्यम से जनता से क्या करती है, जमाएं स्वीकार करने का काम करती है, जमाएं स्वीकार करने का काम करती है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे चलें, आगे बात किया जाए तो ये बैंक का क्या है, पहला कार्य है। ये आपका बैंक का क्या है, ये पहला कार्य है। इसके बाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैंक क्या करती है, जरूरत पड़ने पर हमें ऋण भी प्रदान करती है, यानी उधार भी देती है। तो बैंक व्यक्तियों को, व्यवसायियों को, सरकारों को, संस्थाओं को उनके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण भी देती है, जिस पर बैंक क्या करती है, ब्याज लेती है। ठीक है, जिस पर बैंक क्या करती है, ब्याज लेती है। ये बैंक का क्या है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। फिर इसके बाद सुरक्षा का भी कार्य करती है। बैंक लोगों के धन को सुरक्षित रखती है। धन के अलावा क्या है, जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जितने भी क्या है
कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आभूषण होते हैं, सोने और चांदी होते हैं, उनको भी क्या करती है, लॉकर में सुरक्षित रखने का काम करती है। ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल सही बात है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना जाता है वो बैंक माना जाता है। तो बैंक अर्थव्यवस्था के विकास में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है, ताकि पूंजी क्या हो, हमेशा फ्लो होता जाए, उसका सर्कुलेशन हमेशा बना रहे, जिससे क्या हो, निवेश को बढ़ावा मिले और हमारे देश का आर्थिक विकास हो। इसीलिए क्या है, बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं की भी सहायता करती है या अन्य वित्तीय सेवाएं भी देती हैं, जैसे जमा और ऋण के अलावा बैंक कई अन्य कार्य भी करती है। जैसे जैसे कौन कौन से कार्य करती है, जैसे हमें क्या करती है, चेक बुक की सुविधा देती है, हमें एटीएम कार्ड की सुविधा देती है, हमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है, नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। आज हम घर बैठे क्या है, मोबाइल के माध्यम से पैसों का क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं, इसकी सुविधा देती है। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की सुविधा देती है। हम लोग अपने क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रलेख है या आभूषण है सोने और चांदी के, उसको हम लॉकर में रख सकते हैं, बैंकों के ये सुविधा मिलता है। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करती है, अगर हमें विदेशों में घूमने जाना है तो क्या है, बैंक हमें क्या करती है, विदेशी मुद्राएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे ठीक है जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके पेंशन और वेतन का भुगतान सीधे उनके खाते में यानी बैंक में आता है, और समय समय पर हमें निवेश सलाहकार की भी सेवा देती है, यानी सलाह देती है कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। नोट के रूप में लिखा हुआ है कि बैंक को हिंदी में अधिकोष बोला जाता है, याद रखना, बैंक को हिंदी में क्या बोला जाता है, अधिकोष बोला जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भारत में जब बैंक हुआ नहीं करते थे तब बैंकिंग का कार्य हमारे देश में ठीक है साहूकार, महाजन या देशी बैंकर्स करते थे। यानी एक समय था कि हमारे देश में बैंक नहीं हुआ करते थे, तो हमारे देश के क्या है, कुछ अमीर क्या गिने चुने लोग क्या करते थे, साहूकार, महाजन के रूप में क्या है, बैंकिंग संबंधित कार्य करते थे। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो भारत में बैंकिंग इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भारत का बैंकिंग इतिहास पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो भारत में खुलने वाला जो प्रथम बैंक था उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। याद रखना, भारत का ये पहला बैंक है, ये भारत का पहला बैंक है। तो भारत में खुलने वाला पहला बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा खोला गया था, तो याद रखना, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था, परंतु 1832 ईस्वी में फिर इसको बंद कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये हमारे भारत का पहला बैंक माना जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में खोला गया था। आगे उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले, 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले। पहले बैंक का नाम है बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में खोला गया। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में खोला गया। फिर बैंक ऑफ मद्रास 1843 में खोला गया। फिर याद रखना, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का 1921 में क्या किया गया, विलय कर दिया गया, और उसके जगह पर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक क्या है हमारे देश में अंग्रेजों ने खोले। जैसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरे का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरे का नाम था बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों के क्या है, जो कार्य विधियां थी, जो क्रियाएं थी, बिल्कुल अलग अलग होती थी, जिससे कारण क्या है, जनता इन बैंकों पर क्या है, विश्वास कम करती थी। इसी कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इनको विलय कर दिया जाए, इनको मिला दिया जाए, जिससे क्या हो, इनकी गतिविधियां समान हो जाए। तो 1921 में क्या हुआ, ठीक है, इन तीनों बैंकों का अंग्रेजों ने विलय कर दिया और उसके जगह पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर हम लोग 1947 में आजाद हुए और 1955 में, याद रखना, 1955 में ठीक है इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको बनाया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था वो 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, और उससे पहले ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता था। SBI के इस समय जो अध्यक्ष है उनका नाम है CS शेट्टी है। याद रखना, CS शेट्टी है। याद रखना, CS शेट्टी है। क्लियर है सभी को। देखो यहाँ आगे लिखा हुआ है कि इन बैंकों को बाद में 27 जनवरी 1921 में क्या हुआ, विलय कर दिया गया और इनका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और 1955 में इसी का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
या भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं है देश में भी और विदेशों में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम 1947 में बात करें तो 1947 में भारत आजाद हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नया नाम 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ये मैंने आपको बताया। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम है CS शेट्टी। याद रखना, CS शेट्टी वर्तमान में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, हाँ, अध्यक्ष है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बताएंगे मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में, याद रखना मुंबई में। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, और फिर इसे 1 अप्रैल 2020 को, याद रखना हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को इसको इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया, इंडियन बैंक में इसको मिला दिया गया। आज इलाहाबाद जो बैंक है वो इंडियन बैंक के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1881 में, याद रखना 1881 में हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। कहां पर की गई, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में की गई। और यह पहला बैंक था जिसके प्रबंधन का कार्य भारतीयों को सौंपा गया, लेकिन फिर भी इसमें अंग्रेज काम करते थे। इसी कारण इसको पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, अंग्रेज इसमें काम करते थे, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट का काम क्या था, भारतीयों को सौंप दिया गया था। तो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। फिर अगर हम आगे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट 1894 वाला बैंक जिसको हम लोग पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं। वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक क्या है, हमारे देश में काम भी कर रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 1894 में। इसका मुख्यालय उस समय, जिस समय ये स्थापित हुआ था, इसका मुख्यालय कहां पे था, लाहौर में। परंतु आजादी के बाद इसका मुख्यालय कहां पर ट्रांसफर हुआ, दिल्ली में। ठीक है, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां पे है, आप बताएंगे दिल्ली में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था, तो इसका हेडक्वार्टर वहीं पर खोला गया था। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो दो व्यक्तियों को सबसे महत्वपूर्ण जाता है। एक का नाम था दयाल सिंह और दूसरे थे हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो इन दोनों को क्या है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का श्रेय जाता है। ये दोनों ही क्या है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक रहे हैं। आगे अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित और प्रबंधित भारत का पहला बैंक था। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था, तो आप बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें सभी भारतीय ही काम करते थे। उसके प्रबंधन का, उसका मालिकाना हक सब क्या था, भारतीयों के पास ही था। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना लाहौर में हुई। ठीक है, बाद में ये भी बैंक बंद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में ये कार्यरत है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में होती है। ये पहला भारतीय बैंक होता है जो लंदन में अपनी शाखा खोलता है। पूछा जाता है कि भारत का पहला कौन सा ऐसा बैंक था जिसने लंदन में अपनी शाखा खोली, लंदन में अपना ब्रांच खोला, तो उसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगर हम 1911 की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये पहला भारत का स्वदेशी बैंक था। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में खोला गया, याद रखेंगे। ये भी बैंक वर्तमान में कार्यरत है। आगे अगर हम बात करें तो 1935 में, याद रखना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1935 में, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके पीछे वाला लेक्चर क्या है देख सकते हो। वहां पर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है। तो जितने लोग हैं वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके पीछे वाला जाकर लेक्चर देख लें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मोटी मोटा जानने का प्रयास करेंगे। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, लेकिन स्थापना कहां पे हुई थी, कोलकाता में। 1937 में इसका मुख्यालय किसको बनाया गया, मुंबई को बनाया गया ना। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, इसको सभी अधिकार प्राप्त है। आगे अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वहां पर मैंने नहीं पढ़ाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में, तो केजे उद्देशी महिला थी। ठीक है, केजे उद्देशी आरबीआई की पहली महिला गवर्नर थी। याद रखना, आरबीआई पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला गवर्नर कौन थी, उनका नाम था केजे उद्देशी। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ, भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख, वर्तमान गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा, मनमोहन सिंह की बात करें तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और आरबीआई के गवर्नर। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में। लेकिन आपसे पूछे आरबीआई की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आप बताएंगे केजे उद्देशी थी। ठीक है, 2003 में क्या हुआ, इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में
काम किया। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीजें आपको क्या है नहीं मिलेंगी, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आरबीआई ने 1937 तक, याद रखना 1937 तक म्यांमार और 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना 1937 तक इसने क्या किया, म्यांमार के केंद्रीय बैंक का कार्य किया, ठीक है। भारत का तो करता ही था, म्यांमार का भी ये केंद्रीय बैंक हुआ करता था। और 1948 तक ये पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक हुआ, मतलब कि केंद्रीय बैंक के रूप में काम इसने किया। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, याद रखना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 37 तक म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया आरबीआई ने, और 48 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। 47 में तो हम लोग आजाद हुए, हमारे क्या हुए, 2 टुकड़े हुए। फिर 1949 में अगर हम बात करें, 1949 में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके साथ साथ हमारे देश में बैंकिंग अधिनियम 1949 क्या हुआ, पारित हुआ। वर्तमान में क्या है, ये लागू है। वर्तमान में जितने भी बैंक है, चाहे रिजर्व बैंक है, चाहे जितने भी बैंक है, सब बैंकिंग अधिनियम 1949 का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात करना है, क्योंकि हमारे भारत का ये सबसे बड़ा बैंक है जहां पर आरबीआई की शाखा नहीं होती है। वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक का काम करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक का काम करता है। बहुत ही ज्यादा इसकी शाखाएं हैं, विदेशों में भी और देशों में भी। और सबसे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बेस्ट या सबसे बढ़िया बैंक माना जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में चर्चा करना है। आइए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो सीएस शेट्टी, याद रखना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। सीएस शेट्टी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति, याद रखना, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई एक्ट 1955 पारित किया गया, ठीक है, 1955 पारित किया गया। और इसके तहत इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर या इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और प्रारंभ में याद रखना, जब इसकी स्थापना की गई तो इसके 8 सहायक बैंक थे, 8 सहायक बैंक थे। बाद में सबका मर्जर कर दिया गया, सबको मिलाकर क्या एक कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय इसके 8 सहायक बैंक थे, ठीक है। कौन कौन से थे, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये 8 क्या थे, एसबीआई के सहायक बैंक थे। फिर इनका मर्जर हुआ, इनको विलय कर दिया गया, इनका विलय कर दिया गया। तो देखिए, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 2008 में भारत सरकार ने आरबीआई से एसबीआई का स्वामित्व छीन लिया। पहले क्या है, जो एसबीआई था वो आरबीआई के स्वामित्व में काम करता था। बाद में आरबीआई ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, आरबीआई से इसका स्वामित्व छीन लिया। आज ये सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया, ठीक है, एसबीआई में कर दिया गया। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी विलय एसबीआई में कर दिया गया। देखो, ये सारे बैंक अब क्या है, धीरे धीरे विलय होते चले जाएंगे और ये बन जाएगा एक सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, सरकार ने बैंकों के विलय की पॉलिसी लाई, ठीक है, पॉलिसी लाई। और धड़ाधड़ क्या हुआ, सरकार ने बैंकों का विलय करना चालू कर दिया, ठीक है। वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि 12 हमारे देश में क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 को उपयुक्त स्टेट बैंक जितने बचे थे ना, ठीक है, जैसे पटियाला वाला बचा था, त्रावणकोर वाला बचा था, मैसूर वाला, हैदराबाद वाला, बीकानेर वाला बचा था, जयपुर वाला बचा था। और इसके साथ साथ भारत में जो 2014 में महिला बैंक की स्थापना की गई थी, सबका विलय एसबीआई में कर दिया गया, सबका विलय किसमें कर दिया गया, एसबीआई में, ठीक है। तो इतने सारे बैंक क्या हो गए, 2017 में एसबीआई में क्या हो गए, मर्ज हो गए। इसके बाद अगर हम विलय का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, आमतौर पर बैंकों में आपस में विलय करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, पैमाने की मितव्ययिता यानी बचत करना, पूंजी तक आसान पहुंच और व्यापक भौगोलिक विस्तार और विश्व स्तरीय आकार बैंक और बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाना। इसलिए क्या है, सरकार ने लगातार क्या है, बैंकों का विलय करना चालू कर दिया। और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे देश में केवल 3 ही सरकारी बैंक बचे, केवल 3। वर्तमान में कितने हैं, 12 हैं। वर्तमान में याद रखना 12 हैं। आने वाले समय में सरकार क्या है, और भी बैंकों का हो सकता है मर्जर करेगी और हमारे भारत में केवल 3 से 4 बैंक ही रह जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एसबीआई तो पक्का रहेगा।
आगे बात करते हैं तो 1969 की बात करते हैं, ठीक है। 1969 इंदिरा गांधी जी का समय था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय, याद रखना। तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 ऐसे भारत में स्थापित बैंक थे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। जब सरकार ने देखा कि उनकी 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी हो चुकी है, तो उस समय की सरकार ने क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी को ही क्या है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक तरह से श्रेय जाता है, ठीक है। तो भारत के 14 प्रमुख क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1974 में याद रखना, नरसिम्हम समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने की सिफारिश की गई, ठीक है। और 1975 में क्या हुआ, हमारे भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको प्रथमा बैंक के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना हुआ, ठीक है। तो 74 में नरसिम्हम समिति ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्या हुआ, सिफारिश किया सरकार के सामने। और 1975 में नरसिम्हम समिति के बैंकिंग प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति की भी सिफारिश की। ये भी इन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक खुलने चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हमारे देश में स्थापना हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथमा बैंक। कहां पर स्थापित हुआ है आपको पता है, ठीक है, मुजफ्फराबाद, ठीक है, ठीक है, मुजफ्फराबाद नहीं, सॉरी, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद में स्थापित हुआ। मुरादाबाद ये कहां पड़ता है, यूपी में, ठीक है। यूपी में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। आगे अगर हम बात करें 1980 में भी क्या था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर के साथ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लक्ष्य कितना किया है, 40% बढ़ाया गया, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को क्या है, ऋण देने का लक्ष्य क्या है, 40% तक बढ़ाया गया। फिर 1989 में बहुत इंपॉर्टेंट है, एएम खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तकों में विलय करने की सिफारिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो प्रमोटर्स बैंक है, उसमें उनका क्या करना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, ठीक है। उसमें उनका विलय कर देना चाहिए, ऐसा बताया गया, ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया। क्लियर है सभी को, बताइए। अब देखो, जितने भी हमारे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, उसमें 50% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, ठीक है। 35% जो पैसा लगाता था वो प्रमोटर बैंक लगाता था, ठीक है, प्रमोटर बैंक लगाता था। और बाकी 15% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, ठीक है। तो प्रमोटर बैंक में क्या है, विलय करने की नीति बनाई गई, ठीक है। फिर 1993 में अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां करने की अनुमति दे दी। जो छोटे छोटे बैंक थे उनको अनुमति दे दिया गया कि तुम भी बैंकिंग सेवाएं भारत में दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक अब भी सार्वजनिक बैंकों की तरह क्या है, भारतीय जनता को अपनी सेवाएं देने लगे या देना चालू कर दिया। फिर 1998 बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हम समिति ने पुनः अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ, निजी बैंकों को प्रवेश करने की सिफारिश की ना। और 1997 में याद रखना, केलकर समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और ज्यादा खोलने की सिफारिश की गई, ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक है, टोटल 12 है ना, 12 है, याद रखना। टोटल कितने हैं, 12 है। कितने बैंक है, 12 है, याद रखना, ठीक है। कौन कौन से जरा देखते हैं, कौन कौन से क्या है हमारे, क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। तो सबसे पहले पे आपका आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई में है, 1955 में स्थापना हुई। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और विश्व का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। फिर उसके बाद दूसरा आपका पंजाब नेशनल बैंक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1894 में इसकी स्थापना हुई। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें क्या हुआ, विलय कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है तीसरा, ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। फिर उसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिलता है, जिसका क्या है, मुख्यालय कहां पे, गुजरात के कौन से शहर में, वडोदरा, याद रखना, वडोदरा में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। 1908 में इसकी स्थापना हुई ना। तो 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें विजया और देना बैंक का भी 2019 में विलय कर दिया गया। विलय वाला नीति अभी बताएंगे। फिर आपको इंडियन ओवरसीज बैंक देखने को मिलेगा, चेन्नई में है, 1937 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, ठीक है, 1911 में इसकी स्थापना हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, इसका भी 1919 में स्थापना हुआ। इंडियन बैंक जिसमें क्या है, इलाहाबाद बैंक अब विलय हो गया है, चेन्नई में है, 1907 में इसकी स्थापना हुई। केनरा बैंक की बात करें तो बेंगलोर में 1906 में। फिर उसके बाद यूको बैंक की बात करें तो कोलकाता में है, 1943 में स्थापना हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे भारत में है, 1935 में इसकी स्थापना हुई। और फिर पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के क्या है, 12 वर्तमान में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। चलिए अब थोड़ा सा राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बात कर लेते हैं।
राष्ट्रीयकरण के बारे में है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। चलिए आइए राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग नेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ जब सरकार किसी निजी संस्था या उद्योग को अपने स्वामित्व में और नियंत्रण में ले लेती है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, राष्ट्रीयकरण कहलाती है, ठीक है। यानी सरकार उसका खुद मालिक बन जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है, निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण में क्या होता है, सरकार के स्वामित्व वाले जितने भी उद्यम होते हैं, बैंक होते हैं, उनकी हिस्सेदारी सरकार क्या करती है, निजी क्षेत्र को बेचने लगती है। उसको निजीकरण बोला जाता है। लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछा जा रहा है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकार किसी निजी संस्था या उद्योग का अपने में क्या करती है, स्वामित्व और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, राष्ट्रीयकरण कहलाती है। अगर हम बात करें भारत में माफ करिएगा, भारत में जब निजी वाणिज्यिक बैंकों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, तो इसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहा गया। इसे ही बैंकों का क्या बोला गया, राष्ट्रीयकरण। यानी जब सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया, तो यही क्या कहलाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाया। ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीयकरण के चरण, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला चरण कब था, 1969 में, ठीक है। 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया, ठीक है। तो 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। ऐसे सभी बैंक जिनकी क्या है 50 करोड़ से अधिक पूंजी थी, उनका सरकार ने क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 14 बैंकों को देखा सरकार ने, देखा कि इनकी क्या है 50 करोड़ से अधिक पूंजी हो गई है, ये अपना व्यापार क्या है बहुत अच्छे से फैला चुके हैं। अब इनका क्या करो, राष्ट्रीयकरण कर दो, इनका स्वामित्व तो अपने हाथ में ले लो। तो इन सभी निजी क्षेत्रों के क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। इन निजी बैंकों में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे वो सरकारी कर्मचारी बन गए। ये फायदा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो ये कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक थे जो क्या है 1969 में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसमें इलाहाबाद बैंक था, वर्तमान में इंडियन बैंक में क्या है विलय हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया था, केनरा बैंक था, देना बैंक था, इंडियन ओवरसीज बैंक था, सिंडिकेट बैंक था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, इंडियन बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है, यूको बैंक था और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। ऐसे 14 बैंक थे जिनका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण की, ठीक है। दूसरा चरण कब चालू हुआ, 1980 में। इस समय भी इंदिरा गांधी जी की ही सरकार थी, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी क्या थी, 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। सरकार ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये 6 बैंक कौन कौन से थे जरा समझते हैं, ठीक है। तो एक आंध्र बैंक था, एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक था, इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था और विजया बैंक था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 राष्ट्रीयकरण के बाद क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई, ठीक है, 20 हो गई। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयकरण का मेन उद्देश्य क्या था, सरकार क्यों चाहती थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो पहला ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बढ़े, सही बात है। अगर राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तो आज गांवों में क्या है, बैंक नहीं खुले होते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में स्थापित सारे बैंक क्या होते हैं, शहरों में भागते हैं। गांव वाले जो होते हैं वो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए। किसानों को ऋण देने के लिए बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, किसानों के लिए। छोटे उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। आर्थिक साधनों को समान वितरण करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये सभी कारणों से क्या हुआ, ठीक है, सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीयकरण के बाद क्या क्या बदलाव हुए ये भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के बाद क्या क्या बदलाव हुआ ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में बैंकिंग तेजी से फैला, बैंक का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। लगातार क्या हुआ, देश के कोने कोने में क्या हुए, बैंक खुलने लगे, ठीक है। और 1969 में जो बैंकिंग शाखाएं हमारे देश में 8000 थी, आज भारत में करीबन 1.6 लाख से भी अधिक बैंकिंग शाखाएं हमारे देश में काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में क्या है, बैंकिंग सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर अगर हम बात करें
तो 1991 में सरकार ने आर्थिक सुधार किए जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं या एलपीजी पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं, ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों ने क्या है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो वहां पर जाकर क्या है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम एलपीजी रिफॉर्म्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग बैंक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद क्या हुआ ना, नए प्राइवेट बैंक्स क्या हो गए, खुलना चालू हुए। बैंकिंग क्षेत्र में क्या हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, डिजिटल बैंकिंग की भी शुरुआत हुई। ठीक है, आज तो वर्तमान में डिजिटल बैंकिंग तो छा गया है। ठीक है, हमारे देश में। आगे अगर हम बात करें तो हाल के वर्षों में, अगर हम इस समय की बात करें, पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 10 सालों की बात करें तो हाल के वर्षों में बैंकों का विलय भी बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, बैंकों का विलय हो जाने के कारण हमारे देश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 12 है। तो याद रखना 2017 से 20 के बीच सरकार ने कई पब्लिक सेक्टर बैंकों का क्या किया, मर्जर किया, उनका विलय कर दिया गया। 2019 में कौन कौन सा विलय हुआ, 2017 वाला में हमने अभी बताया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 8 सहायक बैंक थे, सबका विलय करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, 2019 में किसका विलय हुआ, तो 2019 में देना बैंक का और विजया बैंक का किसमें विलय हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2020 का बड़े विलय देखते हैं। 2020 का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का, केनरा बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसमें हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। ठीक है, और फिर इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हो गया, इंडियन बैंक में हो गया। ठीक है, इंडियन बैंक में हो गया। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे चले, अगर हम आगे बात करें, आज भारत में कितने पब्लिक सेक्टर वाले बैंक है, तो वो मैंने अभी बताया, जस्ट फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो 12 सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। ये सारे बैंक है जो वर्तमान में क्या है राष्ट्रीयकृत बैंक है और ये हमारे देश में क्या है लगातार कार्य कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर आपको ऐसे याद रखना है तो याद रख सकते हैं, परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। परीक्षा के लिए क्या है ये काफी ज्यादा उपयोगी है, तो आप याद रख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को, 14 बैंकों का। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को, 6 बैंकों का। कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने थे, पहले 20 थे, वर्तमान में कितने हैं, 12। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 12। ठीक है, तो आई होप आपको क्या है आज का जो क्लास समझ में आया होगा। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग आरबीआई के, याद रखना आरबीआई के हम लोग क्या है मौद्रिक नीति के बारे में, कल हम लोग आरबीआई के मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो कल हम लोग मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, कल हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा। कल मिलते हैं, अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।